अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों। 7 सितंबर 2023 को कराची के एक मनी एक्सचेंजर के दफ्तर के सामने मुश्तबा साहब अपनी साल भर की जमा पूंजी और कर्ज जमा करके पहुंचे। मुश्तबा साहब के पास 30 लाख रुपए थे और उन्होंने अगले चंद ही रोज में चीन में मेडिकल पढ़ने वाले अपने बेटे की सालाना फीस जो कि $10,000 थी अदा करनी थी। डॉलर रेट हर गुजरते लम्हे बढ़ रहा था। मुश्तबा साहब इसी परेशानी में सुबह 9 बजे मनी एक्सचेंजर के दफ्तर के हजूम के सामने खड़े हो गए, लेकिन जब दोपहर 2 बजे उनकी बारी आई उस वक्त तक डॉलर की कीमत 300 रुपए से बढ़कर 342 रुपए हो चुकी थी और मुश्तबा साहब के पास अपने बच्चे की $10,000 की फीस में से 4,20,000 रुपए कम थे। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के 2023 के मालियाती बहरान की वजह क्या थी। क्या इसमें सिर्फ पीडीएम हुकूमत का ही कसूर था या इमरान खान ने वो गड्ढे खोदे जहां पाकिस्तानी मईशत डूब गई, और ये मुल्की मईशत चलती कैसे है। मैं हूं डॉक्टर फरहान वर्क और आप देख रहे हैं आजाद मेंट्री। मुल्की मईशत हमेशा से ही एक मुश्किल मौजू समझा जाता है। जीडीपी, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल पॉलिसी और जीडीपी ग्रोथ जैसी मुश्किल टर्म्स आपको हर रोज मीडिया पर नजर आती हैं, लेकिन कोई समझाता नहीं कि ये क्या बला है। आज हम आपको ये सब बताएंगे। अगर आपने किसी मुल्क की मईशत को समझना है तो ज्यादा लंबा चौड़ा ना सोचें, बस एक घर का तस्वुर कर लें। इस घर में आपका खानदान रहता है और आप डबल रोटी बनाकर अपना खर्चा चलाते हैं। फर्ज किया कि आप हर रोज 10 किलो डबल रोटी बेचते हैं तो ये डबल रोटी आपकी एक्सपोर्ट हो गई। अब इस डबल रोटी को बेचकर आपको जो पैसे मिलेंगे वो पैसा आपका बैलेंस हो गए। अब इन पैसों से आप बाहर से चीजें खरीद कर घर लाएंगे। फर्नीचर, बर्तन, डबल रोटी बनाने का सामान, आटा वगैरह, ये सब आपकी इंपोर्ट्स हैं। अब फर्ज किया कि डबल रोटी बेचकर आप महाना 30,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन आपके बाहर से आता है वो 40,000 रुपए का है, तो आपके बजट में 10,000 रुपए कम हो गए। ये 10,000 रुपए आपका ट्रेड डेफिसिट होगा। अब ये 10,000 रुपए का कर्ज खत्म करने के लिए आप बाहर से कर्जा लेते हैं तो वो आपका फॉरेन डेट या गैर मुल्की कर्जा बन जाएगा। अब ये कर्जा लेकर वक्ती तौर पर आपके घर के अखराजात तो मुकम्मल हो गए, लेकिन इस कर्जे पर सूद भी लगता है जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है। वक्त के साथ साथ ये सूद भी बढ़ेगा, इसलिए आपको कर्जे से जान छुड़ाने के लिए अपनी डबल रोटी बेचने की मिकदार को बढ़ाना पड़ेगा। फर्ज किया कि आप अपनी डबल रोटी की तादाद डबल कर देते हो तो आपकी जीडीपी ग्रोथ 100% हो जाएगी। इससे आप 30,000 की बजाय 60,000 रुपए माहाना कमाना शुरू हो जाओगे और आप आसानी से अपना कर्जा और सूद खत्म कर सकते हो। इसको इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी कहा जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 30,000 ही कमाओ और फिर आपके पास मजीद पैसे कमाने का जरिया ना बन सके तो आहिस्ता आहिस्ता आप पर सूद और कर्ज बढ़ता चला जाएगा, जिसको डेट ट्रैप कहा जाता है। अब इस सूरत हाल में कर्जा देने के लिए आपको अपने घर के सोफे, कभी घर का बेड और कभी घर के बर्तन बेचकर अपना हसारा पूरा करना पड़ेगा। अब फर्ज किया कि आपकी आमदन 30,000 ही है और आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, लेकिन आपके एक रिश्तेदार हर माह आपको 5,000 रुपए भेज देते हैं, तो फिर भी 40,000 के खर्चे पर आपके पास 35,000 ही जमा होंगे। ये बाहर से आने वाले 5,000 रुपए आपकी फॉरेन रेमिटेंस कहलाएंगे। जबकि अब ये सारी कमाई निकाल कर भी आपको 5,000 रुपए मजीद का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जिसको कहा जाएगा आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको उर्फे आम में CAD भी कहा जाता है। महंगाई ये होती है कि फर्ज किया आप डबल रोटी तो 30,000 की ही बेच रहे हैं, लेकिन बाहर से जो डबल रोटी का आटा आप खरीदते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब आपकी आमदन तो 30,000 ही है, लेकिन आटा महंगा है तो इससे आपकी कुव्वते खरीद कम हो जाएगी। इसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। अब इस महंगाई से परेशान होकर आप सब घर वाले फैसला करते हैं कि या तो हम अपने अखराजात कम करेंगे या फिर हम अपने अखराजात बढ़ाकर नई मशीनें खरीदेंगे ताकि डबल रोटी की तादाद बढ़ा सकें। इस सिलसिले में आपका ये फैसला आपकी फिस्कल पॉलिसी कहलाएगा। अब ये सारे पैसे आपकी अम्मी के पास रहते हैं और आपकी अम्मी फैसला करती हैं कि जो मर्जी हो जाए इतने पैसे तो हम हर महीने बचाएंगे और इतने पैसे हम खर्च करेंगे। तो इसको आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक तय करता है। अब आपके घर अगर 3 लोग डबल रोटी बनाते हैं लेकिन मशीन एक होने की वजह से घर का एक बंदा फारिग बैठा रहता है तो वो एक बंदा आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, जो कि इस सूरत हाल में 25% है। अब फर्ज किया कि आपके साथ वाला घर भी डबल रोटी बेचना शुरू हो जाता है और इस सूरत में आपको कीमतें कम करना होंगी ताकि आप उनसे मुकाबला कर सकें। इसको इकोनॉमिक रिसेशन कहा जाता है, जिसका मतलब ये होगा कि आने वाले कुछ वक्त तक आपकी कमाई पहले की निस्बत कम होगी जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं। अब फर्ज किया कि आपको बाहर से कुछ लोग मिल जाते हैं जो आपको बोलते हैं कि यार हम आपको पैसे देते हैं, आप मजीद डबल रोटी की मशीनें खरीद लो। इसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके बदले आपको उनको भी अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा देना होगा। अब जो पैसे आपको डबल रोटी बेचकर मिलेंगे वो सब आपकी जीडीपी
कहलाएगा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ में फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। साल भर डबल रोटी बेचकर आप जितना भी पैसा कमाओगे वो आपकी जीडीपी होगा, लेकिन अगर आप डबल रोटी की मिकदार बढ़ाते हो, यानी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हो, या कोई नई मशीन लाकर डबल रोटी बनाने की स्पीड ज्यादा तेज कर देते हो, या ज्यादा डबल रोटी बनाने के लिए खुद से कुछ इजाद करते हो, तो वो चीज आपकी जीडीपी ग्रोथ में शुमार होगी। इसको आमतौर पर परसेंटेज में देखा जाता है, जैसा कि आपको पिछली मिसाल से बताया कि अगर आप अपनी डबल रोटी की तादाद डबल कर दोगे और 30,000 की बजाय 60,000 कमाना शुरू हो जाओगे, तो आपकी जीडीपी ग्रोथ 100% होगी। आमतौर पर मुल्कों की जीडीपी ग्रोथ 10% से कम ही होती है। आपकी कुल आमदन जिसमें आपको पैसे मिलेंगे जो कि एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मिलते हैं, इसको कंबाइंड इनफ्लोज कहा जाता है। जबकि जो पैसे आपसे जाते हैं, हाँ वो इंपोर्ट्स या आपके कर्ज या सूद की मद में हो, उसको कंबाइंड आउटफ्लोज कहा जाता है। अब हम आते हैं एक इंतहाई अहम इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरफ, जिसको कहा जाता है डेट टू जीडीपी रेशियो। फर्ज किया कि आप पर 15,000 रुपए कर्ज है, लेकिन आप डबल रोटी बेचकर 30,000 रुपए कमा रहे हो, तो आपकी डेट टू जीडीपी रेशियो होगी 50%, क्योंकि आपकी आमदनी का 50% हिस्सा कर्जों की मद में जा रहा है। अगर ये रेशियो 50% से कम हो तो मईशत को बेहतर समझा जाता है, लेकिन अगर ये रेशियो 50% से बढ़ जाए तो ये मईशत के लिए नुकसानदेह होता है। इस वक्त पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो 75% पर है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि किसी भी मुल्क की मईशत रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि इसको समझना इंतहाई आसान काम है। एक मुल्क की मईशत आपके घर की मईशत से मुख्तलिफ नहीं। जिस तरह आप यहाँ डबल रोटी बेच रही हैं, वैसे ही पाकिस्तान से फुटबॉल, स्टील, क्रिकेट बैट्स, आईटी समेत जो भी चीज बाहर एक्सपोर्ट होती है और हमें पैसे लाकर देती है, वो हमारी एक्सपोर्ट है, और हम इन पैसों से जो कुछ खरीद कर पाकिस्तान लाते हैं वो हमारी इंपोर्ट है। अब असूली तौर पर हमारी आमदनी और हमारे अखराजात बराबर होने चाहिए, लेकिन अगर इंपोर्ट्स बढ़ने लग जाएं और हमारे पास एक्सपोर्ट्स रुक जाएं तो हमें कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज देने का दुनिया में एक ही इदारा है, आईएमएफ। अगर आईएमएफ कर्ज नहीं देगा तो कोई मुल्क कर्ज नहीं देगा। हर मुल्क को कर्ज देते वक्त आईएमएफ की गारंटी चाहिए होती है, और यही पाकिस्तान का बुनियादी माशी मसला है। 2023 का माशी बहरान समझने के लिए अब मैं आपके सामने कुछ हैरानकुन नंबर्स रखने वाला हूं। 2017 में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट 22 अरब डॉलर थी और इंपोर्ट 57 अरब डॉलर। 2018 में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट 23 अरब डॉलर थी और इंपोर्ट 60 अरब डॉलर। 2019 में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर थी और इंपोर्ट 50 अरब डॉलर। ये वो दौर था जब हफीज शेख ने माशी चार्ज संभाला और इंपोर्ट्स कम की। फिर 2020 में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़कर तकरीबन 28 अरब डॉलर पर पहुंच गई, जबकि हमारी जो इंपोर्ट थी वो 52 अरब डॉलर थी। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का माशी निजाम बेहतर हो रहा था। फिर 2021 में शौकत तरीन की एंट्री हुई और 2021 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 28 अरब डॉलर थी, जबकि इंपोर्ट 52 अरब डॉलर से बढ़कर 82 अरब डॉलर पर पहुंच गई। अब ये ट्रेड डेफिसिट यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क का सामना तो हमें 2018 से ही था, लेकिन चूंकि ये 20 अरब डॉलर के आसपास ही होता था, लिहाजा 10 अरब डॉलर हमें आमतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी बेच देते थे, जबकि 5 से 7 अरब डॉलर हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मिल जाता था। बाकी 2 से 3 अरब डॉलर का हिस्सा हम आईएमएफ से कर्जा मांगकर पूरा कर लेते थे। लेकिन 2021 में पाकिस्तान को 54 अरब डॉलर के ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ा, जिसके पीछे शौकत तरीन की क्या लॉजिक थी वो आज तक समझ नहीं आई। अब ये 82 अरब डॉलर की इंपोर्ट के लिए भी हमें कर्जा लेना था, और यही वजह थी कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान पाकिस्तान के कर्जे, पाकिस्तान की तारीख यानी 1947 से लेकर 2018 तक के जितने कर्जे हमने लिए थे, उसका 78% कर्जा सिर्फ तहरीक इंसाफ के 3 सालों में लेना पड़ा। सादे अल्फाज में बताऊं तो तहरीक इंसाफ दौर में एक इमारत की तामीर शुरू हुई, फिर उसकी बुनियाद और ईंटें रखी गई, इसका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, लेकिन जब आखिरी साल यानी 2021 हुआ तो इंपोर्ट्स बढ़ाकर सारी इमारत गिरा दी गई और बुनियादों तक में गड्ढे खोद दिए ताकि कोई और ये इमारत तैयार ना कर सके। इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरा अंदाजा यह है कि शायद साल पहले ही तहरीक इंसाफ हुकूमत को इल्म हो गया था कि हमसे हुकूमत चली जाएगी, तो जाने से पहले कुछ गड्ढे खोद देते हैं, क्योंकि उस दौर में इमरान खान का DGISI की तकर्री पर फौज से इख्तिलाफ मंजरे आम पर आ गया था। लेकिन इंपोर्ट्स बढ़ाने से तहरीक इंसाफ को क्या फायदा हुआ? आए वापस चलते हैं डबल रोटी की मिसाल की तरफ। पहले आप 30,000 रुपए की डबल रोटी बनाते थे, अब अचानक ही आप 80,000 रुपए का आटा ले आते हैं, तो आप डबल रोटी ज्यादा बना सकते हैं। ज्यादा डबल रोटी का मतलब यह है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ तो बेहतर होगी, और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने आखिरी साल 6.8% जीडीपी ग्रोथ हासिल की। लेकिन ये ग्रोथ उस आटे की निस्बत बहुत कम है जो आपने मंगवाया, क्योंकि आपके पास मशीन तो एक ही है। मतलब ये कि इंडस्ट्रियों की तादाद नहीं बढ़ी, लेकिन इंपोर्ट कई गुना बढ़ गई, तो माल तो एक हद तक ही बनना है ना, लिहाजा आप पर कर्जा चढ़ता गया, लेकिन ग्रोथ उसकी निस्बत से नहीं हो रही, और इस कर्जे का फिर सूद भी रियासत पाकिस्तान को ही देना पड़ेगा। मुख्तसर ये कि आपने अपने पूरे कारोबार की तबाही की बुनियाद रख दी है और अब जल्द ही आपको अपना
पूरा घर बेचकर ये कर्जा उतारना पड़ेगा। यही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ। लेकिन यही नहीं, अगर हम थोड़ा सा इमरान खान हुकूमत के आखिरी दिनों पर जाएं तो इमरान खान ने आलमी कीमतों के बरक्स अपनी हुकूमत जाने से एक माह पहले अचानक ही पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर पर फिक्स कर दी, जिससे सारे माशी माहिरीन हैरान रह गए। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही थी, जबकि पाकिस्तान में कीमतें सस्ती की जा रही थी। अब ये जो सब्सिडी या कीमतें सस्ता करने का अमल था, इसके लिए पैसे भी आपके कर्ज से ही अदा करने थे, वो कर्ज जो कि हमने IMF से लिया था। IMF हमें इस नियत से कर्ज तो नहीं देती कि कर्ज वापस नहीं करना, इनका मकसद तो सूद समेत पैसा वापस लेना होता है। इसलिए IMF हमेशा हमसे पेट्रोल में टैक्स की मद में ज्यादा पैसे लेती है ताकि हम अपना कर्जों का बोझ हल्का कर सकें। लेकिन इमरान खान के 150 रुपए वाले अजीबोगरीब फैसले ने ना सिर्फ कर्ज का पैसा जाया किया, बल्कि IMF के मुआहदे की भी अहद चिकनी हुई, जिससे पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में IMF से कर्ज मिलने के चांसेस बहुत कम रह गए। इस फैसले से पाकिस्तान को चंद ही माह में 250 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जो कि उस दौर के करेंसी रेट के हिसाब से 1.5 अरब डॉलर बनता है। लेकिन क्या PDM हुकूमत का कोई कसूर नहीं? सारा कसूर इमरान खान का ही था? ऐसा भी नहीं है। PDM हुकूमत की सबसे बड़ी गलती हुकूमत संभालते ही इमरान खान के 150 रुपए लीटर पेट्रोल वाले फैसले पर नजरसानी ना करना था। इब्तदा में यही खबर चलती रही कि शायद इलेक्शन हो जाए, एक माह इसमें गुजर गया, लेकिन 150 रुपए वाले पेट्रोल के पीछे हर रोज पाकिस्तान के पास डॉलरों की कमी हो रही थी। एक माह गुजरा, फिर दूसरा माह गुजरा, लेकिन तीसरे माह जाकर अचानक PDM हुकूमत को ख्याल आया कि इमरान खान के इस फैसले से मईशत मुकम्मल तबाही की जानिब जा रही है। फिर मिफ्ता इस्माइल को फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत में भारी छलांग लगवाना पड़ी और पेट्रोल 150 रुपए से 208 रुपए और फिर PDM हुकूमत के हाथ में तक 273 रुपए तक जा पहुंची। अगर PDM हुकूमत संभालते ही फौरी तौर पर यह कड़वा फैसला कर लेती तो पाकिस्तान को इन संगीन माशी हालात का सामना ना करना पड़ता। लेकिन जहां पर मईशत इन बातों पर टिकी है, वहां ही एक चीज ऐसी है जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को सबसे ज्यादा मुतासिर करती है, और वो चीज क्या है? सियासी इस्तेहकाम। ये सियासी इस्तेहकाम क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं। अब हर हुकूमत तब्दील होने के बाद एक नई पॉलिसी लेकर आती है, और जो लोग बाहर से पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं और वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहकर भी कारोबारों में पैसा डालते हैं, उनकी सिर्फ एक नीयत होती है कि पैसे उस कारोबार में डालो जहां हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह हो और हुकूमत किसी खतरे में ना हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हुकूमत जाए और हमारा पैसा भी डूब जाए। इसकी मिसाल आप मौजूदा हुकूमत की सोलर पॉलिसी पर ही देख लें कि गुज़िश्ता हुकूमतें सोलर पैनल को प्रमोट करती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सोलर पैनल पर पॉलिसी तब्दील की और इसको प्रमोट ना करने का फैसला किया, जिसके बाद से सोलर पैनल का कारोबार घाटे में जा रहा है। अब 2022 में इमरान खान हुकूमत के खात्मे के बाद से पहली गलती ये हुई कि PDM हुकूमत इब्तिदा में खुद कंफ्यूजन का शिकार रही कि हमें हुकूमत करनी चाहिए या इलेक्शन होने चाहिए। अब ऐसी सूरत हाल में इन्वेस्टर तबका परेशान होने लगा, और फिर जब हुकूमत जारी रखने का फैसला हुआ तो इमरान खान भी डंडे पकड़कर सामने आ गए। कभी इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की धमकी, कभी मुल्क को बंद करने की धमकी। वो इन्वेस्टर जो पहले से ही परेशान था वो मजीद परेशान हो गया। सोने पर सुहागा ये कि इमरान खान हर दूसरे दिन ये बयान दाग देते कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। अपने सियासी मुफाद के पीछे उन्होंने तमाम कारोबारी अफराद को पाकिस्तान में कारोबार से डराना धमकाना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का आगाज हो गया। फिर पंजाब में तहरीक इंसाफ के अरकान की बगावत के बाद से हमजा शहबाज वजीर आला तो बन गए, लेकिन अदालत ने उनको वजीर आला तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिससे अब लोगों को लगने लगा कि मौजूदा हुकूमत तो किसी भी वक्त जा सकती है। कुछ अरसे बाद परवेज इलाही दोबारा वजीर आला बन गए। अब वफाक में मुस्लिम लीग नवाज और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम थी, जिसने मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म दिया। लेकिन इस अरसे के दौरान एक अमल ऐसा भी हुआ जो कि मेरे नजदीक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी गद्दारी थी। इंपोर्ट्स की बड़ी तादाद और पेट्रोल कीमत वाले ब्लंडर्स के बाद पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF जाना पड़ा ताकि हम मजीद कर्ज ले सकें। लेकिन IMF भी पाकिस्तान से नाराज था कि तुम लोग सियासत के पीछे पेट्रोल की कीमतें कम करके हमारे से मुआहदे तोड़ देते हो, तो हम तुम पर भरोसा कैसे करें। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। मिफ्ता इस्माइल की कोशिशों और IMF के शदीद तरले मिन्नत के बाद IMF ने बिलाहिर हामी भर ली और फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को ऐसी फोन कॉल की गई जिसने पाकिस्तान भर में जलजला बर्पा कर दिया। ये फोन कॉल इंपोर्ट्स बढ़ाकर पाकिस्तान के सारे का बेड़ा गर्क करने वाले शौकत तरीन की थी, जिसमें उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को हुक्म दिया कि तुम IMF को बोल दो कि हम तुम्हारी शराइत पर अमल नहीं करवा सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी किसी बात पर अमल नहीं हुआ, वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका होता। लेकिन अब आप ये पूछेंगे
कि फरहान भाई ये डिफॉल्ट से क्या हो जाएगा। ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं ये वेनेजुएला की करेंसी की तस्वीर है। ये हजारों नोट $1 के बराबर भी नहीं। वेनेजुएला को 2017 में डिफॉल्ट करार दे दिया गया था, जिससे तेजी से वेनेजुएलियन बोलीवार करेंसी की मालियत गिरने लगी। आज एक अमेरिकी डॉलर 36 लाख वेनेजुएलियन बोलीवार के बराबर है। नोट अब रद्दी के भाव बिकते हैं। लोग ट्रकों पर नोट लादकर घर की ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए तो यही डॉलर जो अभी 277 रुपए का मिलेगा शायद कुछ अरसे बाद 2000 रुपए से भी महंगा हो जाए, और जो पेट्रोल आप 270 का खरीदते हैं वो 2500 रुपए लीटर मिलेगा, लेकिन आपकी तनख्वाह वही रहेगी। बाहर से चीजें इंपोर्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। आप जो चीजें बनाकर बाहर भेजते हैं, मसलन आपके फुटबॉल, उसका हाम माल भी बाहर से इंपोर्ट होता है, वो भी रुक जाएगा। डिफॉल्ट से मुल्कों में जो तबाही होती है इसका हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। लेकिन हमारी सियासी क़यादत को क्या फिक्र। इमरान खान आराम से इक्तदार की खातिर यही डिफॉल्ट का बयानिया दोहराते जा रहे थे। इन्वेस्टर भाग रहा था। पीडीएम हुकूमत भी इस बयानिए को रोकने में नाकाम नजर आ रही थी। अब मसला ये था कि जितना ये बयानिया फैलेगा इतना पाकिस्तान को माशी नुकसान होगा, करेंसी का रेट गिरेगा और पेट्रोल महंगा होगा। इमरान खान तो पीडीएम पर इल्जाम लगाकर बरी जिम्मा हो जाएंगे, लेकिन उस सूरत हाल की जितनी पीडीएम जिम्मेदार थी इससे कई गुना ज्यादा इमरान खान के आखिरी माशी साल का भी कसूर था। बिलाहिर आर्मी चीफ को खुद मैदान में उतरना पड़ा। सितंबर 2023 में कराची के ताजों से मुलाकात की और उसके बाद से ये अफवाह फैलना शुरू हो गई कि फौज ने मईशत देखना शुरू कर दी है। इससे कुछ हद तक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मनी चेंजर्स के खिलाफ मुहिम शुरू हुई और सितंबर में जो डॉलर 342 रुपए पर जा रहा था, अगले एक ही माह में वो 270 रुपए तक जा पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान दोबारा से माशी वाली के सफर पर गामजन हुआ। 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान गिरफ्तार होने से डिफॉल्ट का बयानिया मजीद नहीं फैला और अब मुल्क की मईशत पहले से काफी बेहतर है। वो महंगाई जो माहाना 40% के हिसाब से बढ़ रही थी वो इस माह सिर्फ 14% बढ़ी। डॉलर रेट काफी अरसे से रुक गया। पेट्रोल की कीमतें भी कम हो रही हैं। नई हुकूमत अब भी IMF का एक और मजीद मुआहिदा करना चाह रही है ताकि अगले 2-3 साल आराम से निकल जाएं। लेकिन अगर सियासी सूरत हाल दोबारा हंगामा आराई और फसाद बढ़ जाती है तो हम दोबारा एक और 2023 जैसे मालियाती बुहरान से दूर नहीं। मैंने इमरान खान को 10 साल अपना लीडर माना है, लेकिन मेरा इनसे सारा गिला शिकवा ये है कि आपको अच्छे से मालूम है कि आपके एहतजाज और धरनों से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचता है। अगर आप हुकूमत के साथ मिलकर बैठ जाएं और कुछ अरसा भाईचारे से मुल्क चलाएं तो सियासी इस्तेहकाम की सूरत में पाकिस्तानी अवाम का ही फायदा है। लेकिन आप सियासी अदम इस्तेहकाम में अपना सियासी फायदा देखकर ऐसे फैसले करते हैं जिनकी आम आदमी को समझ नहीं आती और वो हुकूमत पर उंगली उठाता है, जिससे आपको तो सियासी फायदा होता है लेकिन इस आम आदमी की रोटी छिन जाती है। इसी तरह हमारी हुकूमत से भी गुजारिश है कि आप भारी टैक्सेस गरीब आदमी की बजाय अरबों रुपए कमाने वालों पर लगाएं ताकि आम आदमी सुकून की सांस ले सके। अगर सिर्फ 2 साल हमारी क़यादत सुकून से एक मुतफिका माशी पॉलिसी पर चल ले तो पॉलिसी हाँ कैसी भी हो पाकिस्तान दोबारा नॉर्मल हालात पर जा सकता है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को ज़राअत से लेकर मादनियात हर शोबे में नवाजा है, लेकिन हम खुद ही अपना बेड़ा गर्क करने पर तुले हैं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपका भाई आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।